नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अतुल काठेड़ के साथ। सर के बारे में बता दूं, सर MBBS हैं और डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी हैं और काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आज हम सर से जानते हैं उनकी इस फील्ड के बारे में, साथ ही साथ किस तरह से उनका सफर है, इस बारे में भी सर से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर का जो पेशा होता है बहुत जिम्मेदारी भरा पेशा है, तो क्या वजह रही इस पेशे को चुनने की? बेसिकली जब से मैं पैदा हुआ, फादर डॉक्टर थे, तो मुझे ऐसे ही बताया गया कि आपको डॉक्टर बनना है, जैसे घर में होता है। तो जब से मैंने होश संभाला है, ऐसे ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कोई विशेष वजह नहीं रही। जो पारिवारिक पेशा है वही अपनाया और उसी के कारण मेडिसिन में जाने का फैसला किया था। जी, जब कोई डॉक्टर बनता है तो कई सारी स्ट्रीम सामने आती है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई कुछ और बनता है, आपने डर्मेटोलॉजी को क्यों चुना? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फादर छोटे गांव में थे, वहाँ पे सर्जरीज काफ़ी होती थी, तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर परसीव किया जाता था वो सर्जन होता था। तो हमने भी सोचा कि हम सर्जरी करेंगे MBBS में घुसने के पहले। फिर फर्स्ट MBBS जब तक होता है तब तक आप कॉलेज में होते हो, हॉस्पिटल से आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। जैसे ही सेकंड MBBS में आए तो पहली पोस्टिंग मेरी सर्जरी में लगी और उसमें पहले दिन OT में मेरे को जाना पड़ा। तो OT में जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे एक बड़ा सा वॉश एरिया था जहाँ पे आपको अपने कपड़े रख करके OT के स्क्रब्स पहनना होते हैं, फिर स्टराइल गाउन पहन करके फिर जाना होता है। OT में गया, काफ़ी सारी भीड़ थी, बड़ी सारी सर्जरी हो रही थी, पूरी बैच थी, अराउंड 25 लोगों की, जो 3-4 OT में 4-4, 5-5 करके डिवाइड हो करके वहाँ पे घुसे। पहली सर्जरी देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि जिंदगी के 8 घंटे आदमी काम करता है, उस 8 घंटे में उसका मेजर पार्ट ऑफ द डे बीत जाता है। ठीक, इस तरह के कपड़े पहन करके तो मेरे को जीवन में नहीं रहना है। और फिर जो ब्लड और पस और वो एटमॉस्फेयर, उससे भी बहुत अट्रैक्शन मेरे को नहीं हुआ। तो जो सर्जन बनने का ख्याल था वहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मन में विचार आया कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए, बट धीमे धीमे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आपकी उम्र भी बढ़ते जाती है, तो आप अपने आप को पहचानने लगते हो। तो बाद में मेरे को समझ में आया कि जो मेरा टेम्परामेंट है वो कूल ब्रांचेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा है। इसलिए फिर मैंने फाइनली डर्मेटोलॉजी या साइकाइट्री में जाने का चूज़ किया था। उसमें डर्मेटोलॉजी फर्स्ट चॉइस थी, साइकाइट्री सेकंड चॉइस थी। प्रभु की कृपा से दोनों में एडमिशन मिला और डर्मेटोलॉजी मैंने चूज़ कर लिया। सर, आप किस तरह के पेशेंट से डील करते हैं? तो डर्मेटोलॉजी में नॉर्मली स्किन, हेयर्स, नेल्स, स्किन एलर्जीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और लेप्रोसी, ये चीज़ें आती हैं। जो प्राइमरीली मेरी प्रैक्टिस है वो मोर टुवर्ड्स कॉस्मेटोलॉजी है, जो एंटी एजिंग, पिंपल्स, स्कारिंग, अनइवन स्किन, हेयर लॉस, इसमें प्राइमरीली हम लोग डील करते हैं। और एलर्जी ट्रीट करना, स्किन एलर्जी ट्रीट करना मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट पैशन इन लाइफ है। मुझे लगता है कि इसमें मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जी, जब आप किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं तो किस तरह की टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ आप करते हैं? टेक्निक्स जैसे मेडिसिन के हर फील्ड में हुआ है, इनफैक्ट दुनिया की हर फील्ड में हुआ है। पिछले 3 डिकेड्स में पोस्ट लिबरलाइजेशन हम मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी में घुसे थे, वहाँ से सडनली टेक्नोलॉजी का एक फ्लडिंग हुआ। एक के बाद हर साल 1-2 नई टेक्नोलॉजी आते गई। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो लेज़र का हमने नाम सुना था, देखा तक नहीं था। जब मैं प्रैक्टिस में आया तो पहले 4-5 साल सिर्फ केमिकल पील्स होती थी, बाद में लेज़र्स आते गई, एक एक करके आज मेरे पास करीब 17 लेज़र्स है और हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट एक लेज़र अवेलेबल हो गई है। लेज़र नहीं तो अदर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस अवेलेबल है। सेकंड, बोटॉक्स और फिलर, जिसको हम इंजेक्शन या लिक्विड फेसलिफ्ट के रूप में जानते हैं, उसने पिछले 4-5 सालों में, बल्कि 10 सालों में इंडिया में हर घर में अपना
फैल गया है, मतलब हर घर में ऑलमोस्ट लोग उसको लेने लगे, जानने लगे, करने लगे हैं इस तरह से। तो टेक्नोलॉजिकली मुझे लगता है पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा कोई फील्ड इवॉल्व हुई है तो वो डर्मेटोलॉजी है। कॉस्मेटिक सर्जरी का हम जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ वर्क है ये, तो जब आप इसे करते हैं तो किस तरह से हो पाता है? देयर इज अ मेथड टू इट। बेसिकली क्या है कि हर टफ वर्क को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हो और एक स्टेप के बारे में हमेशा सोचते हो। आप उस स्टेप को मास्टर कर लो, फिर अगले स्टेप पे चले जाते हैं। तो यदि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको बेसिकली पहले 10 कदमों के बारे में सोचना है कि पहले 10 कदम में चल लूँ, उसके बाद के 10 कदम उसके बाद में सोचेंगे। तो इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आराम से सीखा भी जाता है और किया भी जाता है, और पेशेंट्स को भी ऐसा फील नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा मेरे ऊपर प्रोसीजर हुआ है। जी, आप काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जब आपने स्टार्टिंग की थी तब क्या चीज़ें थी और अब क्या चेंजेस आ गए और आने वाले समय की अगर हम बात करें? जब हमने स्टार्ट किया था तो प्राइमरीली इंडिया की इकोनॉमी बहुत छोटी थी और डर्मेटोलॉजी ब्रांच एफ्लुएंट लोगों की ब्रांच ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बरसों बरस तक आदमी परेशान तो हो सकता है पर जनरली इसमें डेथ नहीं होती है। तो जिन चीज़ों में डेथ नहीं होती थी छोटी इकोनॉमी में, जब गरीबी के हालात है उनको पीछे छोड़ दिया जाता था। सफरिंग है, ठीक है, क्रीम लगा लो, इंजेक्शन लगवा लो, आदमी परेशान बरसों बरस तक होते रहता था और छोड़ देता था। जीवन में एक बार आकर के इंदौर में किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दिया तो उनको लगता था कि अब उन्होंने भी ट्रीट कर लिया, इसका कुछ नहीं हुआ, मतलब जबकि क्रॉनिक डिसीजेज लंबा समय लेती है ठीक होने के लिए, तो वो नहीं था। बट जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होते गई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते गई, जैसे मैं छोटा सा वो चीज़ें काफ़ी सुधर गई। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं आया तो सफ़ेद दाग हमारे एरिया में सबसे बड़ा टाबू होता था कि ये हो गया मतलब उस लड़के की शादी नहीं होगी, उस लड़की के खानदान की तरफ कोई देखेगा नहीं कि इससे तो हमको शादी ही नहीं करना है। आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में ट्रीटेबल हो गया है कि वो हो गए तो भी ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना बदलाव जिंदगी में आया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना सुधार आया है, एंड आई फील वेरी हैप्पी कि हम लोग उसका हिस्सा बने, लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लाने में या थोड़े से दुख दूर करने में हम सहायक रहे। क्लिनिक की हम बात करें तो यहाँ पर पेशेंट्स के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं? क्लिनिक की हम बात करें तो ये पहला ऐसा स्टैंड अलोन सेंटर था इंदौर में, जहाँ पे एक पूरी डेडिकेटेड बिल्डिंग स्किन के पेशेंट्स के लिए इवॉल्व हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे पहले शायद इंडिया में भी कहीं नहीं था। इसके बाद जैसे ही ये खुला विदिन 3-4 इयर्स पूरे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि इससे स्टैंड अलोन क्लिनिक, जहाँ पे पूरी बिल्डिंग या पूरा एक फ्लोर या पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड स्किन के नाम होगा। इसमें जो मेन फैसिलिटीज़ है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हर चीज़ के लिए एक लेज़र है। तो प्राइमरीली विटिलिगो के लिए हमारे पास एक लाइट बेस्ड सिस्टम है जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। उसके अलावा हेयर का एक सेक्शन है, हेयर रिमूवल का एक सेक्शन है। टैटू आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं और बनाने के बाद रिग्रेट भी बहुत होता है, तो उसका भी एक सिस्टम है। प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स और लूज बेली या ममाज बेली जो हो जाती है, उसको बॉडी कॉन्टूरिंग करने का हमारे पास एक सेक्शन है, सेल्यूलाइट ट्रीट करने का सेक्शन है। इसी तरह से हमारे पास ब्राइटनिंग और लाइटनिंग जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उसके लिए भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है। अराउंड 17 हम मशीन है हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए। उसमें कुछ लेजर्स है, कुछ लाइट बेस्ड है, कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइस है, और बहुत सारे इसमें इंडिया में पहले। कॉस्मेटिक प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसका फ्यूचर क्या है, आगे किस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? अभी जो हम देखते हैं कि एक चीज़ है, उसके लिए एक लेज़र है, बट उसमें काफ़ी कोलेटरल डैमेज होता है, वो इंडिविजुअली पूरे एरिया को ट्रीट करती है। बाद में टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट के साथ ऐसा होगा कि हम इंडिविजुअली एक एक सेल को ट्रीट कर पाएंगे। इस तरह ये तो टेक्निकल फ्यूचर हो गया। लेमैन के लिए क्या डिफरेंस आएगा? लेमैन के लिए डिफरेंस आएगा कि पहले वो सब कुछ सर्जरी बेस्ड होता था, अब 99% चीज़ें नॉन सर्जिकल हो गई। जिससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप आए, आपने ट्रीटमेंट करवाए और जा करके शाम को
पार्टी में चले गए या दोपहर में लंच टाइम में आए और जाकर के वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो जो डाउन टाइम है वो नहीं है, और जहाँ डाउन टाइम कम हो जाता है वहाँ सफरिंग कम हो जाती है। कोविड जो था वो बहुत डिफिकल्ट रहा है सभी के लिए, तो कोविड के बाद आपकी, और अगर हम लोगों की भी बात करें तो क्या चेंजेस आए हैं थिंकिंग में? कोविड के समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि डॉक्टर सब ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। पहले वो इलीगल माना जाता था, इलीगल ही नहीं क्रिमिनल माना जाता था। तो लोग फोन करके पूछते थे तो हमको मना करना पड़ता था कि नहीं, हम फोन पे इलाज नहीं कर सकते। माइट साउंड वेरी एरोगेंट, बट कोई भी क्राइम नहीं करना चाहेगा। बट फॉर्चुनेटली कोविड के कारण अच्छी चीज जो हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत लॉजिकल स्टेप थी कि आप अलाउ करो, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है तो आप अलाउ करो कि जो चीज़ें फ़ोन पर या वीडियो कॉल पे या और किसी कारण और किसी टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है टेलीमेडिसिन के द्वारा, उसको अलाउ कर दिया। तो उससे आज की स्थिति में ऐसा हो गया कि कोविड के दौरान हमने यूएसए से लेके, हांगकांग से लेके, अफ्रीका से लेके, दुबई से लेके, इंडिया में श्रीगंगानगर जैसी एक बिल्कुल बॉर्डर की जगह और बंगाल से लेके साउथ तक हर एक जगह के पेशेंट्स देखे। एंड नॉट टू टेल यू, मध्य प्रदेश में तो सभी दूर दूर के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए भी वो सब हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट हुआ। कोविड के बाद जो ऑब्वियसली खराब पार्ट हुआ कि लोग बड़े उदास थे, घर में कैद थे, दवाइयाँ मिलने में दिक्कत थी, कुरियर सर्विसेज बंद थी, तो इसमें काफ़ी परेशानी हुई। अब मानसिकता का जो बदलाव हम देखेंगे ना, पहले ऐसा था कि फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स, डॉक्टर सोचता था कि मैं 5 दिन का या 10 दिन का इलाज लिखता हूँ, देखता हूँ असर होता है कि नहीं होता है, फिर मैं आगे देख लूँगा। पेशेंट भी सोचते थे कि अभी तो आप इलाज लिख दो, पोस्टपोन करते थे। उनका ध्यान फ़ोन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, बैग खरीदने में, ड्रेस खरीदने में ज़्यादा होता था, खुद में कम होता था। कोविड में जो डॉक्टर में बदलाव आया कि मुझे मालूम है कि अब मैं 5 दिन बाद बुलाना, उसको भी रिस्क में डालना है, खुद को भी रिस्क में डालना है, जो साथ में लेके आ रहा है उसको भी रिस्क में डालना है, ये संभव नहीं है। तो जो फॉलोअप्स है वो क्रॉनिक केसेस में बड़ी लंबे लंबे होने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और जो ठीक भी है। जो पेशेंट्स में मैंने बदलाव देखा कि पहले लोग अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते थे कि कचौरी कहाँ अच्छी मिलेगी, गाड़ी कौन सी अच्छी है, डीजल कहाँ पे सस्ता मिलेगा। अब सबसे पहले खुद के ध्यान पे आ गया है कि मेरी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँ, मैं अच्छे से खा लूँ, मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डॉक्टर्स का जो रूटीन होता है वो बहुत बिजी होता है, तो उस वजह से देखा जाता है कि कम टाइम दे पाते हैं फैमिली को। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं फैमिली को भी और अपने काम को भी? तो जैसा मैंने बताया कि शुरुआत से ही मुझे समझ में आ गया था कि मेरा टेम्परामेंट पूल ब्रांचेस के लिए काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं कम कमाऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, बट मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यदि मैं 8 घंटे में ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ तो शायद मैं 10 घंटे में भी ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। तो आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि 8 घंटे से ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा। और 3 तरह की हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना होती, करना होती। इमोशनल हेल्थ के लिए आपको फैमिली में टाइम देना होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करना होती है और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काम करना होता है। तो चारों में बैलेंस बनाने की मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, रेगुलरली एक्सरसाइज भी करता हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग एक्सरसाइज करें। थर्ड वेव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सेकंड से हम हाल ही में उभरे हैं, कुछ हद तक अभी भी उसमें ही है और थर्ड आने का चल रहा है। जो ट्रेडिशनली थर्ड वेव होती है वो सेकंड वेव जितनी डेंजरस नहीं होती है, ऐसा हमको 2 या 3 पास्ट एपिसोड से हिस्ट्री से हमको सीखने को मिलता है। बट ऐसा कहा जाता है कि दिस वायरस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैब से निकला हुआ वायरस है, इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते कि सही में ऐसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। बट जो उम्मीद मुझे देती है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट्स आते हैं और जो भी लोग मिल रहे हैं मुझे, सभी लोगों का कहना पड़ता है कि हमको एटलीस्ट 1 डोज तो वैक्सीन का लग चुका है। तो जहाँ भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाता है वहाँ पे स्पाइक्स आ जाते हैं, थर्ड वेव नहीं आते। आई होप कि इस बात में मैं सच हो जाऊँ।
भगवान से आप भी प्रार्थना करना कि इस बात पे मैं सच हो जाऊं कि हमारे यहाँ थर्ड वेव नहीं आए। जी, युवा हमारे देश का भविष्य होता है, ऐसा सभी कहते हैं। और तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से थॉट रखें अपना कि खुद को भी आगे पहुंचा सकें, साथ ही देश को? हर चीज जो स्टार्ट होती है वो जिंदगी के शुरुआत के 2 घंटे में आपका दिन कैसा जाएगा उसकी भूमिका हम बना लेते हैं। उस दौरान आप किस तरह से व्यवहार करते हैं ये आपकी जिंदगी काफी हद तक बदल देता है। तो पहली चीज जब आप उठें तो जो भी आप भगवान को याद करके प्रे करके पहली चीज आप एक्सरसाइज करना चालू करें या ध्यान करना चालू करें या मेडिटेट करना चालू करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। पहली चीज फोन को लेकर के मत बैठो। यदि आप इतना भी कर लोगे तो आपकी 90% हेल्थ इश्यूज काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय के दौरान यदि हमने हेल्थ पे फोकस करना नहीं सीखा तो फिर शायद हम कभी भी जीवन में हेल्थ पे फोकस करना नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जिसको भी मैं जानता हूँ वो कम से कम 20 ऐसे लोगों को जानता है जो कोरोना के बाद अब हमारे साथ में नहीं रहे। स्ट्रॉन्ग इमोशन जिसको हमको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। सर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर का जब भी नाम आता है तो ये लगता है लोगों की महंगा है, नॉर्मल लोग इसे नहीं करवा सकते हैं, तो ये किस हद तक सही है ये बात? कुछ हद तक सही है, बट जो अभी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे मोर और लेस सबका ऐसे ही सोचना है कि हमको इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना है। तो जिससे टेक्निक्स इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी भी उसी तरह से इवॉल्व होती है और मानसिकता भी उसी तरह से इवॉल्व होती है। आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में मुझे याद है कि हमारे एक अंकल थे, उन्होंने 3 किलो सोना या 4 किलो सोना बेच करके एक एम्बेसडर कार खरीदी थी। ओके, आज की तारीख में 4 किलो सोना मतलब 2 करोड़ रुपए लगभग हो जाता है, जिसमें रोल्स रॉयल्स आ जाती है ना। उस जमाने में उन्होंने एम्बेसडर कार इस तरह से, आज की तारीख में उस लेवल की कार आपको शायद 7-8 लाख रुपए में मिल जाएगी, 10 लाख रुपए में मिल जाएगी, जो कि आज की तारीख में 250 ग्राम सोने के बराबर हो गई है। इसी तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी भी ऐसा था कि एक्ने के स्कार का ट्रीटमेंट यदि आपको करवाना है तो 95 में आपको 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट लग जाता था, जब 5,000 रुपए तोले का सोना था। आज की तारीख में वही चीज आपकी 15, 20, 25 हजार रुपए में हो जाती है, जो आधा तोला सोना हो गया। तो इस लिहाज से देखेंगे तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स काफी अफोर्डेबल हो गई है। हम लोग हमेशा स्वच्छ भारत की तो बात करते हैं, पर सुंदर भारत की भी बात करना चाहिए, है ना। सुंदरता पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयों का ध्यान काफी कम है। डॉक्टर अतुल ने हमें कई सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, साथ ही किस तरह की प्रोसीजर होती है उसके बारे में भी सर ने हमें बताया। और युवाओं के लिए सबसे खास बात सर ने कही कि जो हम अपना फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं सुबह सुबह उठने के बाद, अगर हम ये ना करें और इसको छोड़कर एक्सरसाइज पर ध्यान दें, थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, तो शायद हम अच्छे रह सकेंगे, और हम अच्छे रहेंगे तो काम भी अच्छा करेंगे और देश को कहीं ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.